अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। हम इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस तसलसल में आज हमारा 20वां लेक्चर है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिडक्शन वो भी अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। हमारे साथ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की सेक्शन 15A डिडक्शन अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से डील करता है। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे डिडक्शन का मतलब क्या है। डिडक्शन कहते हैं, इसकी लेटरल मीनिंग है सब्ट्रैक्शन, यानी कटौती। कटौती क्या कटौती? जब आप कोई इनकम करते हैं और उस इनकम करने में आप जो एक्सपेंस लगाते हैं, जो खर्चे करते हैं, ये जो खर्चे हैं, ये जो एक्सपेंडिचर हैं, ये आप पहले अपने टैक्सेबल इनकम से सब्ट्रैक्ट करते हैं, काट देते हैं। उसके बाद जो इनकम आपकी बचती है वो टैक्सेबल होती है, इस पे टैक्स आयद होती है। ये जो डिडक्शन जो हैं, ये आपकी टैक्स बर्डन को डिमिनिश करते हैं, कम करते हैं। जब आपका बिल्डिंग है, अभी आप इस बिल्डिंग को पहले कंस्ट्रक्ट किए, जिस साल आपने कंस्ट्रक्ट किए उस जाहिर सी बात है आपने इस पे एक्सपेंडिचर किए, तभी ये कंस्ट्रक्ट हुआ। या आपकी बिल्डिंग है वो ख़राब हुई, आपने उसमें रिपेयर किए, रिपेयर करने में ख़र्च हुआ, आपके पैसे लगे, तभी आपने उसको हाई कीमत पर आपने उसको रेंट पे दिया, क्योंकि आपने इस पे क्या किए, एक्सपेंसेस की। अभी ये जो एक्सपेंसेस हैं आप पहले क्लेम करेंगे कि यार डिडक्शन, आप इनको टैक्सेबल इनकम से डिडक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद जो इनकम बचेगी वो टैक्सेबल होगा। अभी अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी फॉलोइंग एक्सपेंडिचर आर अलाउंसेस आर अलाउड टू बी डिडक्ट। हमारे पास यानी अंडर सेक्शन 15A में कुछ प्रिंसिपल दिए गए हैं कि भाई अगर अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आप कोई एक्सपेंसेस करते हैं, वो किस हिसाब से आप डिडक्शन उस पे क्लेम कर सकते हैं। सबसे पहले कह रहे हैं कि अगर आप रेंट, अगर आप अपना बिल्डिंग क्या करते हैं, रिपेयर करते हैं, तो आपके पास क्या है, डिडक्शन क्लेम करने का हक हासिल है। आप जिस साल, जिस टैक्स ईयर में अपनी बिल्डिंग रिपेयर करते हैं, उस साल आपको अलाव है कि आप 5% रेंट, आपका जो सालाना जो इनकम होती है फ्रॉम द रेंट, उसके 5% आप अपनी बिल्डिंग की रिपेयर के लिए आप अपनी टैक्सेबल इनकम से डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अभी 5% से क्या मुराद है? फॉर इंस्टेंस आपका सालाना रेंट, आपकी बिल्डिंग का आप रिसीव करते हैं 5 लाख रुपए सालाना। अभी इसकी 5% आप इनकम टैक्स अथॉरिटी से क्या करेंगे, डिडक्शन क्लेम करेंगे। 5%, अगर आपका 5 लाख है, 5% 5 लाख का बनता है 25,000। आप पहले कहेंगे कि यार 25,000 मैंने इसकी रिपेयर में लगाया है, 5% आपको अलाव है, तो आपने रिपेयर पे लगाया या नहीं लगाया, लेकिन 5% तक आप क्लेम कर सकते हैं। अभी आपका जो टैक्सेबल अमाउंट होगा वो 4,75,000 होगा, क्योंकि 5% आपको अलाव है। इसी तरह एनी प्रीमियम पेड एज इंश्योरेंस फॉर द सेड बिल्डिंग, अगर आपने अपनी जो बिल्डिंग है जिससे आप इनकम कर रहे हैं, रेंट के फॉर्म में आपको रेंट मिल रहा है, इसको आपने इस बिल्डिंग को किसी टैक्स ईयर में इंश्योर करवाया, इंश्योरेंस की इसकी। अभी ये जो आपने इंश्योरेंस की है इस बिल्डिंग की, उस पे आपने फॉर इंस्टेंस आपकी बिल्डिंग क्या है, आप एक बिल्डिंग से 20 लाख रुपए की सालाना रेंट ले रहे हैं। फॉर द ईयर 2022 आपने उसको इंश्योर करवाया किसी इंश्योरेंस कंपनी से 10 लाख रुपए पे। अभी आपने 10 लाख रुपए अपने जेब से इस बिल्डिंग पर खर्च किए। अभी आप इसको एक्सपेंडिचर क्लेम कर सकते हैं। अभी आपकी टैक्स ईयर 2022 में आपका जो रेंट वसूल हुआ 20 लाख रुपए का है।
अभी 20 लाख रुपए पर एक हाई अमाउंट टैक्स आयद होगी। अभी आप एक्सपेंडिचर क्लेम करते हैं, कहते हैं यार मैंने इंश्योर करवाया अपनी कॉन्ट्रैक्ट इंश्योरेंस कंपनी के साथ, जो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट की वो इनकम टैक्स अथॉरिटी को आप सबमिट कर देंगे, यार 10 लाख रुपए मैंने एक्सपेंस किए इस बिल्डिंग पर। तो फिर आपके इनकम टैक्स अथॉरिटी देख के अप्रूव करते हैं, आपकी 10 लाख रुपए पे टैक्स आयद होती है। 10 लाख आपने क्योंकि एक्सपेंस किया। एनी लोकल टैक्स कलेक्टेड बाय द लोकल अथॉरिटी, अगर कोई दूसरा लोकल अथॉरिटी आपसे टैक्स कलेक्ट करता है, उसको भी आप आपकी एक्सपेंडिचर क्लेम कर सकते हैं, आप डिडक्शन इस पे भी क्लेम कर सकते हैं। अगर आपकी टैक्स जो है 50,000 है सालाना, आपने 2,000 रुपीज़ ऑलरेडी लोकल अथॉरिटीज़ को, कंटोनमेंट बोर्ड को आपने दिए, तो आपकी 48,000 रुपये जो है अभी टैक्सेबल होगा। इसके साथ ग्राउंड रेंट इज़ पेड आर पेएबल इफ़ एनी। ग्राउंड रेंट कहते हैं कि अगर आपने प्रॉपर्टी लीज पे ली है, उस पे बिल्डिंग आपने क्या किया है, तामीर की है, कंस्ट्रक्ट की है, अभी आप उस ग्राउंड के लिए अगर कोई आप रेंट दे रहे हैं तो वो भी डिडक्ट, क्योंकि वो भी एक्सपेंस है। आप सालाना ग्राउंड रेंट दे रहे हैं, यानी जो लेज़र है उसको, तो ये भी डिडक्टेबल अलाउंस है। एनी प्रॉफिट पेड आर पेएबल इंक्लूडिंग द वे ऑफ मॉर्गेज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेनोवेशन ऑफ प्रॉपर्टी, फॉर कंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई मॉर्गेज क्या है। मॉर्गेज कहते हैं एक ऐसी प्रॉपर्टी को जिसको आपने सिक्योरिटी दे के जिस पे लोन हासिल की है। अभी कहता है कि अगर आपने इस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज पे दे के, अगर इस पे कोई आपने क्या की है, लोन ली है, एनी प्रॉफिट पेड, अगर आप इस पे अगर कोई प्रॉफिट पे करते हैं इस मॉर्गेज पे, तो फिर ये जो मॉर्गेज पे जो प्रॉफिट है, इन कर्ज़ों पर जो प्रॉफिट है, ये आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। एनी मनी विच इज़ रिसीव फ्रॉम एनी स्कीम फॉर द कंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन ऑफ प्रॉपर्टी विद द कंडीशन टू शेयर द रेंट इन फ्यूचर, द शेयर पेएबल इन रेंट इज अलाउड टू बी एज डिडक्शन। देखो जनाब, अगर आप मुख्तलिफ स्कीम होते हैं, उनके तहत मुख्तलिफ कंपनीज क्या करते हैं, वो आपकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं, रिकंस्ट्रक्ट करते हैं या उस पर रिपेरेशन करते हैं। तो अभी ये जो आपकी कंस्ट्रक्शन हो रही है, रिनोवेशन आप करते हैं अपनी बिल्डिंग की, अभी ये जो आपकी इमारत तामीर करने के लिए आप किसी के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कहते हैं कि यार यहाँ से जो रेंट वसूल होगा, इस रेंट का इतना फ़ीसद शेयर आपको मिलेगा, आप ये मेरा प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करें। अभी ये जो प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कर रहा है, कंस्ट्रक्ट करने के बाद जो रेंट आपको वसूल हो रही है, उसका जो जितना हिस्सा जो कंपनी या जिस शख्स के साथ आपने मुआहिदा किए उस बिल्डिंग को बनाने के लिए, उसकी जितने भी प्रॉफिट आप उसको दे रहे हैं सालाना, वो भी डिडक्टेबल अलाउंस है। When the property is on mortgage or other capital charge, the amount of profit or interest paid on such mortgage or charge, अगर कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज पे है, अगर वो प्रॉपर्टी मॉर्गेज पे है या कैपिटल चार्ज पे है, तो फिर जो इंटरेस्ट आप इस मॉर्गेज पे दे रहे हैं, इस कैपिटल चार्ज पे दे रहे हैं, ये भी आप इसको भी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। पहले में ऐसा था कि आप प्रॉफिट पे कर रहे हैं, किसके लिए, आपने लोन ली है इस पे, यानी इस प्रॉपर्टी की रिनोवेशन कंस्ट्रक्शन के लिए लोन ली थी, और उस पे आप प्रॉफिट दे रहे पे कर रहे हैं एज लोन पे प्रॉफिट पे कर रहे हैं। अभी कह रहा है कि इस प्रॉपर्टी पर अगर आपका कोई लोन है, यानी इसको आपने सिक्योरिटी पे दी है, कैपिटल चार्ज पे दी है। कैपिटल चार्ज कहते हैं
एक्चुअल आप किसी को एक चीज़ हवाला कर देते हैं। कैपिटल चार्ज उसको कहते हैं जब आप यानी मॉर्गेज वो होती है जिस पे आप किसी से मुआहिदा करते हैं कि यार अगर मैं ये लोन आपको पे ना कर पाया, ये आपके पास हक़ है कि आप अदालत में क्या जा सकते हैं और ये प्रॉपर्टी मुझसे सिक्योरिटी आपको दे रहा हूँ, आप मुझसे ले सकते हैं। लेकिन कैपिटल चार्ज ऐसा होता है आप एडवांस में जो है वो प्रॉपर्टी उसके हवाला करते हैं, यार ये प्रॉपर्टी अपने पास रखो इस्तेमाल में, जब मैं लोन आपको पे ना कर पाऊँ तो फिर ये आप इस पर कब्ज़ा कर लेना। इसको कहते हैं कैपिटल चार्ज। अगर आप किसी कैपिटल चार्ज पे यानी या मॉर्गेज पे उस प्रॉपर्टी को कैपिटल चार्ज पे दिए या मॉर्गेज पे दिए, इस पे जो आप प्रॉफिट दे रहे हैं ये भी आप एक्सपेंडिचर एज डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। एनी एक्सपेंडिचर पेड आर पेएबल इन द टैक्स ईयर बाय द पर्सन फॉर एनी लीगल सर्विस। अगर उस प्रॉपर्टी पर जो बिल्डिंग है उस पर कोई केस चल रहा है, आप किसी वकील को अपना लीगल जो सर्विसेज के लिए आप पेमेंट करते हैं, ये भी आप क्या कर सकते हैं एज डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। व्हेन एनी अनपेड when any unpaid rent is irrecoverable, the allowance equal to unpaid rent for the tax year. In such situation, following condition must be satisfied to claim successful deduction. कह रहा है कि अगर आपने किसी को रेंट पे दी थी लेकिन आपकी जो टेनेंट है वो आपको रेंट नहीं दे रहा, अभी आपको जितना रेंट नहीं दे रहा है इसको भी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। यार ये जो टेनेंट है ये दिवालिया हो चुका है, ये मुझे रेंट नहीं दे सकता। लेकिन कह रहा है कि अगर आप इस सूरत में अगर आपका जो रेंट है वो इररिकवरेबल है, आप उसको रिकवर नहीं कर सकते हैं, तो फॉलोइंग अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो तो आपको डिडक्शन मिल सकती है। सबसे पहले जो शख्स आपको रेंट नहीं दे रहा, जो इररिकवरेबल है उससे रेंट, द टेनेंसी वाज इन गुड फेथ। ऐसा ना हो कि आपका उसके साथ कोई मिली भगत के साथ, यानी वो बज़ाहिर तो ये कह रहा है कि यार मैं दिवालिया हूँ या मैं पे नहीं करता हूँ या कोई मसला है, ऐसा ना हो कि वो इन गुड फेथ हो, आपने अच्छी नीयत के साथ, ऐसा ना हो कि आपकी आपस में कोई मेलाफाइडी हो, डिसऑनेस्टी के साथ आप कहते हैं कि यार आप मुझे दे दें चुपके से लेकिन मैं कहूँगा कि मुझे नहीं मिले, ऐसी ना हो, गुड फेथ पे वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो, वो टेनेंसी हुई हो। इसके साथ द डिफ़ॉल्टिंग टेनेंट इज़ विकेटेड। दूसरा शर्त यह है कि वो जो डिफ़ॉल्ट कर रहा है वो अभी तुम्हारे प्रॉपर्टी में ना हो, तभी ये डिडक्शन आपको अलाउ होंगे। ऑल लीगल स्टेप हैज़ बीन टेकन टू कंपेल हिम टू पे द रेंट। तमाम लीगल प्रोसीजर एडोप्ट किए गए, उसके बावजूद भी वो उस पोजीशन में नहीं कि वो आपको रेंट दे दे। द डिफ़ॉल्टिंग टेनेंट इज़ नॉट इन ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी। अगर आपकी ऐसी कोई प्रॉपर्टी है यानी इसके अलावा जिस पर वो रेंट इररिकवरेबल है, अगर वो किसी दूसरी प्रॉपर्टी में बैठा है तब भी आपको डिडक्शन अलाउ नहीं होगी। द अनपेड रेंट वाज एडिड टू द इनकम ऑफ द पर्सन। दूसरा यह है कि आपका जो अनपेड जो इनकम है वो आपकी इनकम में शुमार हुई है और इस पर अभी आपने टैक्स देना है, तब ही ये जो हैं ये डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं, आपको अलाउ हो सकती है। नोट, एक चीज़ याद रखें, व्हेन एनी सच अमाउंट इज़ रिसीव्ड इन फ्यूचर इट विल बी चार्ज टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अगर कोई इररिकवरेबल रेंट है वो इन फ्यूचर रिकवर होता है तब आपको उस रिकवर्ड अमाउंट पे टैक्स अंडर द हेड इनकम प्रॉपर्टी देना पड़ेगा। व्हेन a deduction is allowed but liability within 3 years, in such circumstances the unpaid liability will be added back to the income of the person under the head income from business and chargeable to income from not business, income from property and chargeable to tax। कह रहा है कि व्हेन ए डिडक्शन इज़ अलाउड बट लाइबिलिटी विथ 3, अगर आपको डिडक्शन अलाउड, फॉर एग्जांपल आपने अपनी बिल्डिंग की रिकंस्ट्रक्शन करवाई
लेकिन आपने एक्सपेंडिचर तो 1 साल क्लेम कर दिया, जिस टैक्स ईयर में आपने वो बिल्डिंग तामीर करवाया, रिकंस्ट्रक्ट करवाया, रिपेयर करवाया, लेकिन आपने जिस बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट की थी, रिकंस्ट्रक्शन जिससे करवाया था, उसको आपने टैक्स अथॉरिटी से एक्सपेंडिचर क्लेम किए, लेकिन आपने पे नहीं किए अपनी लाइबिलिटी। कह रहा है कि अगर 3 साल बाद भी अगर आप ये लाइबिलिटी अपना पे नहीं करते हैं, तो ये जो आपका जो एक्सपेंडिचर आपने क्लेम किया था, ये आपसे वापस ले ली जाएगी, और इस पे दोबारा आप पर अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी टैक्स आयद होगा। Any expenses when allowed to a person under this section as deduction will not be allowed to the person under